हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉजिक विद लोकेश पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले सेशन में बताया था कि हम जल्द ही आएंगे नए सेट के साथ। तो लीजिए, हम आ गए हैं सेट नंबर 28 को लेकर। इस सेशन में दोस्तों 100% एग्जाम ओरिएंटेड जीके जीएस के क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखिएगा। और यह सेशन आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए ही फायदेमंद है। और हाँ दोस्तों, जितने ही फ्रेंड्स सेट नंबर 1 से लेकर सेट नंबर 27 तक के सेशन को अटेंड नहीं किए हैं, तो एक बार इसे अवश्य ही अटेंड करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह हमारा सेशन सेट नंबर 28। तो दोस्तों, यह रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तो चलिए देखते हैं कितने दोस्तों को इस प्रश्न का उत्तर मालूम है। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य ही इसका सही उत्तर लिखिएगा। देखते हैं कितने दोस्तों को इसका सही उत्तर मालूम है। तो प्रश्न यह है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक नियोजन के मामलों में अवसरों की समानता की गारंटी प्रदान की गई है? तो बताइए दोस्तों, वह अनुच्छेद कौन सा है? तो वह अनुच्छेद 16 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन अमेजन के सीईओ और ब्लू ओरिजिन के मालिक हैं? तो बताइए दोस्तों, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अमेजन के सीईओ और ब्लू ओरिजिन के मालिक कौन हैं? तो वह जेफ बेजोस हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एफएओ एक विशेष एजेंसी है जो यूएन की ओर से कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो बताइए दोस्तों, एफएओ का पूर्ण रूप क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होगा इसका पूर्ण रूप। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न आपके लिए और दोस्तों एक प्रश्न हमारे तरफ से आपके लिए। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा कि ओपेक का पूर्ण रूप क्या होगा। हम आपके सही उत्तर का इंतजार करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हल्की और अज्वलनशील होने के कारण डैश गैस का उपयोग गुब्बारे को उड़ाने के लिए किया जाता है। तो वह गैस कौन सा है? हमें पूरा यकीन है दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपको मालूम होगा। तो जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका उत्तर हीलियम होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है, रूसी मिसाइल S-400 के विकल्प के रूप में यूएस द्वारा भारत को इनमें से किस मिसाइल प्रणाली की पेशकश की गई है? तो बताइए दोस्तों, वह मिसाइल कौन सी है? तो वह मिसाइल हार्ड और PAC-3 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के खेल मंत्री कौन है? तो बताइए दोस्तों, 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के खेल मंत्री कौन है अक्टूबर के? तो हमारा सही उत्तर होगा किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। अगला प्रश्न है, 1992 में यूएनसीईडी में वैश्विक नेताओं द्वारा इनमें से किस एजेंडा पर हस्ताक्षर किए गए थे जो वैश्विक सतत विकास ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने से संबंधित है? तो बताइए दोस्तों, वह एजेंडा कौन सा है? तो दोस्तों, वह एजेंडा 21 है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा IPBES का पूर्ण रूप है? तो बताइए दोस्तों, IPBES का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, जो कि इसका ऑप्शन नंबर
बी होगा हमारा सही आंसर। इसको लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत 1773 से 1911 की राजधानी थी? तो बताइए दोस्तों। तो हमारा सही उत्तर होगा कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ स्थित है? तो यह अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनसेट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो बताइए दोस्तों, कब प्रक्षेपित किया गया था इनसेट 1B को? तो 1983 में इनसेट 1B को प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2011 की HDI मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता स्तर सर्वाधिक था? तो केरल राज्य में साक्षरता स्तर सर्वाधिक था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के लेखक हैं? तो बताइए दोस्तों, इनके राइटर कौन हैं? इंडिया द फ्यूचर इज नाउ के राइटर शशि थरूर हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के अनुसार 2012 से 2018 की अवधि के दौरान लगभग कितने प्रतिशत बाघों की मृत्यु अवैध शिकार के विद्युत के झटकों के कारण हुई है? तो बताइए दोस्तों, वह प्रतिशत कौन सा है? तो 31% बाघों की मृत्यु हुई है इन दोनों के कारण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 तक जानकारी के आधार पर नवीनतम लॉयड रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा पोर्ट विश्व के शीर्ष 30 कंटेनर पोर्ट्स में शामिल है? तो बताइए दोस्तों, वह पोर्ट कौन सा है? वह पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर कुछ डाउट होगा दोस्तों तो अवश्य ही बताइएगा, हम आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। प्रश्न संख्या 17 है, शरिया कानून डैश समुदाय से संबंधित है? शरिया कानून मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आई वॉश का एक घटक है? तो बताइए दोस्तों, आई वॉश का घटक कौन सा अम्ल है? तो बोरिक अम्ल आई वॉश का एक घटक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न आपके लिए, बोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दीजिएगा। आपके सही उत्तर का हम इंतजार करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उपग्रह सुविधा अत्याधुनिक डेटा अधिग्रहण प्रणालियों से सुसज्जित है जो विभिन्न उपग्रह से डेटा प्राप्त करती है? तो बताइए दोस्तों, वह उपग्रह कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा IMGEOS। यह वह उपग्रह है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अगला प्रश्न है, अपनी प्रमुख योजना स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य डैश का निर्माण करना है? तो बताइए दोस्तों, वह उत्तर क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर होगा प्रदूषण मुक्त वातावरण। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो बताइए दोस्तों, वह राज्य कौन सा था? तो वह राज्य गुजरात था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने ब्रिटिश खिलौना निर्माता कंपनी हैमलीज का अधिग्रहण किया है? वह कंपनी रिलायंस ब्रांड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के
द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? तो बताइए दोस्तों, वह कौन सा भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्मारक है? तो वह विजय घाट है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुरातात्विद बीबी लाल के मेरठ जिले के हस्तिनापुर में कब खुदाई करवाई थी? तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 1951 से 1952 में खुदाई करवाई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1973 में आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर तो आप जानते ही होंगे, तो जल्दी से बताइए कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में हराया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? तो बताइए दोस्तों, तो यह दोनों आंदोलन कब शुरू किए गए थे? तो हमारा सही उत्तर होगा 1920। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ आंत से अवशोषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त में ले जाता है? तो वह तरल पदार्थ लसिका होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2018-19 के मानसून पश्चात अनुमान के आधार पर भारत के कॉफी बॉर्डर के अनुसार भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बताइए दोस्तों, भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वह राज्य कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश में डार्क बाउंड्री वाले सेल को एक्टिव सेल कहा जाता है, तो वह कौन सा है? तो वह MS एक्सेल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ONGC इनमें से किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ONGC ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी से रिलेटेड हम आपको कुछ पॉइंट वाइज नोट्स देना चाहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ONGC की स्थापना 1956 में हुआ था। दूसरा नोट है, ONGC का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ONGC एक महारत्न कंपनी है। और अंतिम नोट है, ONGC 59% कच्चा तेल और 70% प्राकृतिक गैस का उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का करता है। तो ये रहे इस प्रश्न से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण नोट्स, जो कि आपके एग्जाम हॉल में बहुत ही बड़ा योगदान निभाएंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रोग्राम का लक्ष्य स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है? तो बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर PMRY होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, PMRY का पूर्ण रूप प्रधानमंत्री रोजगार योजना होगा, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रदान की गई सेवाओं के एवज में सेवानिवृत्ति के समय नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दी जाने वाली राशि को क्या कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, दी जाने वाली राशि को क्या कहते हैं? तो उस राशि को उत्पादन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो बताइए दोस्तों, प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो 1951 से 1952 तक नियोजन किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? तो कैश मेमोरी CPU में स्थित होती है। और दोस्तों, CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। ठीक है, हम आपके सही उत्तर का इंतजार करेंगे। हमें पूरा यकीन है CPU का फुल फॉर्म आपको मालूम होगा।
अगला प्रश्न है, भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, भू आकृतियों और उनकी उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? उसको भू आकृति विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महासागरों के सतही जल का औसत तापमान कितना होता है? तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो हमारा सही उत्तर होगा 17 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक है? तो हमारा सही उत्तर होगा लैरी पेज। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो मानव आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, यह रहा इस सेशन का आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन पर। तो चलिए इसका उत्तर देने का प्रयत्न कीजिए। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर कितने दोस्तों को मालूम है। हम आपके सही उत्तर का इंतजार करेंगे। तो प्रश्न यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? तो बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद है, तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे लॉजिक विद लोकेश चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये पढ़ते रहिए। राधे राधे।